यूरोप को साधने में सफल रहे मोदी, भारत की कूटनीतिक ताकत भी बढ़ी। 3 देशों की यात्रा का नतीजा कि अब अमेरिका भी भारत को आंख नहीं दिखा सकता। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65 घंटों के दौरान यूरोप के 3 देशों की यात्रा करने, हजारों प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करने और कई देशों के नेताओं से बातचीत के बाद स्वदेश लौट आए हैं। उनकी इस यात्रा से एक बात साफ तौर पर उभर कर सामने आई है कि अब भारत के बिना दुनिया की किसी भी बड़ी समस्या का हल नहीं किया जा सकता। मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा का महत्व और भारत की बीते कुछ वर्ष में सशक्त हुई वैश्विक छवि इन 65 घंटों के दौरान सामने आई। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का अंदाजा इस बात से मिल जाता है कि बीते कुछ समय से यूरोपीय नेताओं के एक के बाद एक भारत आने का सिलसिला जारी है, लेकिन कहीं से भी यूक्रेन युद्ध पर किसी प्रकार के दबाव की बात सामने नहीं आई। पीएम मोदी के इस यूरोप दौरे का यही निचोड़ भी है और यही भारत की नई विदेश नीति है। अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका या कोई दूसरी ताकत के पास भारत को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं है। पीएम मोदी की यात्रा से यह भी साफ हुआ कि अब भारत सिर्फ सुनने वाला देश नहीं है, बल्कि वह अपनी बात स्पष्टता और बिना झिझक सुनाने वाला देश भी है। पीएम मोदी के यूरोप दौरे के इन्हीं कूटनीतिक परिणामों का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। यदि कूटनीति की तुलना कबड्डी मैच से की जाए तो अब प्रतिद्वंदी पक्ष के खेमे में घुसने की भारत की बारी है। यूक्रेन में रूसी कार्रवाई की निंदा करने से नई दिल्ली के इनकार से नाराज विश्व नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद भारत ने हमले को वापस मोड़ दिया है, और वह भी यूरोपीय महाद्वीप के केंद्र में, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी धरती पर पहली बार इतना लंबा संघर्ष देख रहा है। भारत की ओर से कप्तान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हैं, और वह भी अपनी शैली में। अपनी 65 घंटे की यूरोप यात्रा के दौरान उन्होंने यूरोपीय नेताओं के साथ 25 बैठकें की, जिसमें यात्रा और विश्राम का भी समय शामिल है। यह यात्रा कई यूरोपीय देशों के नेताओं की भारत यात्रा की पृष्ठभूमि में हुई है, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन भी शामिल हैं, जिन्होंने आक्रामक रूस के खिलाफ एक आम मोर्चा बनाने की ऐतिहासिक जरूरत पर जोर दिया था। भारत ने उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। मोदी ने रूसी पक्ष के आकलन के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भी आगवानी की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत ने स्पष्ट कहा है कि युद्ध समाधान नहीं है, कूटनीति ही केवल इसका व्यवहारिक विकल्प होना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में न केवल पश्चिमी भागीदार देशों बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते दबाव के सामने भी मजबूती बनाए रखी। पिछले 2 महीनों में भारत को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की पूरी तरह निंदा करने और प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहने के गंभीर राजनयिक दबावों का सामना करना पड़ा है, जिसमें मॉस्को के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करना शामिल है। अगर भारत रूसी हथियार खरीदता है तो 44 अन्य देश भी लेते हैं। अगर भारत को रूसी तेल मिलता है तो उसके बड़े खरीदार यूरोप में हैं, और मोदी ने उसमें से सबसे बड़े देश जर्मनी का दौरा किया है। मोदी ने नाराज यूरोपीय देशों से रिश्ते बेहतर करने का कठिन काम हाथ में लिया है, जो चाहते हैं कि भारत रूस की जमकर निंदा करे और रूस के साथ व्यापार करना बंद कर दे। विशेष रूप से सस्ता तेल जो आमतौर पर यूरोप में उपलब्ध है, इस नाराजगी में व्यावसायिक ईर्ष्या भी शामिल है। दूसरी चीज रूसी हथियार है, जिसे लेकर यह मांग धीरे धीरे बढ़ रही है कि रूस से ही क्यों, हमसे हथियार क्यों नहीं खरीदते। मगर कूटनीति का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए मोदी ने न केवल यूरोपीय देशों के गुस्से और आहत भावना को शांत करने की कोशिश की, बल्कि उनके साथ द्विपक्षीय व्यापार पर बात करने की भी पर्याप्त इच्छा शक्ति दिखाई है। उनकी टीम में कूटनीतिक बात करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और व्यापार आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य मंत्री शामिल थे। उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से मुलाकात की और छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता की। जर्मनी में 9 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें हरित ऊर्जा साझेदारी और सतत विकास शामिल है। ये दोनों मुद्दे जलवायु परिवर्तन चिंताओं को संबोधित करते हैं। यात्रा शुरू होते ही नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने संकेत दिया कि भारत अपने सतर्क रुख पर कायम रहेगा और रूस की निंदा नहीं करेगा। उन्होंने यह कहते हुए कि हम हिंसा बंद करने का आह्वान कर चुके हैं, आगे कहा कि भारत ऐसे रुख को निरर्थक मानता है जो समाधान न दे सके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बात पर जोर दिया था। उन्होंने यूक्रेन मामले पर भारत की ज्यादा आलोचना करने के बजाय पुतिन को निजी तौर पर आगाह करने के लिए अपने खास दोस्त मोदी की पीठ थपथपाई।
इंदिरा गांधी ने भी ब्रेजनेव के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल अफगानिस्तान पर उन्हें सावधान करने के लिए किया था और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2003 में इराक पर हमले के खिलाफ बुश प्रशासन को समझाया था। यह अलग और दुखद बात है कि भारत की बेहतर समझ का उपयोग आक्रमणकारियों द्वारा ठीक से नहीं किया गया, जिन्होंने आपदाओं को जन्म दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी में ठीक ही कहा कि यूक्रेन युद्ध में कोई भी देश विजय नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका अडिग है। मोदी के यूरोपीय दौरे पर जाने के बाद भी अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी विल्कन ने सत्तारूढ़ डेमोक्रेट सांसदों के दबाव को झेलते हुए भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, लेकिन उन्हें इससे बहुत सफलता नहीं मिली क्योंकि नाटो के कई देश इसके पक्ष में नहीं थे। यूरोपीय यात्रा शुरू करने से एक दिन पहले पीएम मोदी ने अटलांटिक महासागर के पार कनाडा को एक दार्शनिक संदेश भेजा, जो वास्तव में यूक्रेन को रूस से लड़ने में मदद करने के लिए घातक हथियार स्थानांतरित कर रहा है। मोदी ने कनाडा के मार्खम में सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में वीडियो लिंक के माध्यम से कहा कि भारत दूसरों की कीमत पर खुद के उत्थान का सपना नहीं देखता है और देश की प्रगति से पूरी मानवता का कल्याण जुड़ा है। इस साल यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली विदेश यात्रा थी और महामारी के प्रहार के बाद बाहर निकलती नई विश्व व्यवस्था में उनके स्टैंड से भारत की नई कूटनीतिक ताकत भी सामने आई, जिसमें भारत अब केंद्रीय भूमिका में दिखने लगा है। बर्लिन से मोदी कोपेनहेगन गए, जहां उन्होंने डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भारतीय टीम का नेतृत्व किया। यूक्रेन युद्ध के अलावा मोदी ने एक बदलते या बदले हुए यूरोप का दौरा किया। फ्रांस में इमानुएल मैक्रो फिर से चुने गए हैं। लौटते वक्त मोदी ने मैक्रो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। राष्ट्रपति मैक्रो ने बातचीत के बाद हिंदी में ट्वीट किया कि आज की बातचीत से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गति मिलेगी। हम ठोस परिणामों की दिशा में मिलकर काम करना जारी रखेंगे, खासकर हिंदी प्रशांत क्षेत्र में। इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रेंच में ट्वीट कर दिया। हमारी बातचीत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के इर्द गिर्द केंद्रित रही। इस प्रकार भारत ने इस यूरोपीय कबड्डी में नाराज दोस्तों को साधने की कोशिश की है। इसका परिणाम यूक्रेन युद्ध समाप्त होने या उसके बाद नजर आएगा। पीएम मोदी के इस दौरे से साफ है कि भारत के वैश्विक स्तर पर एक नई छवि गढ़ने के केंद्र सरकार के प्रयासों में यह यात्रा एक अहम पड़ाव है। 3 देश, 65 घंटे और 25 बैठकें। हमेशा की तरह एक बार फिर पीएम की विदेश यात्रा का कार्यक्रम अति व्यस्त रहा, लेकिन इस अति व्यस्तता को पीएम मोदी ने हमेशा की तरह भारत के व्यापक हित के लिए समर्पित कर दिया, जो उनकी वैश्विक लोकप्रियता का एक कारण है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।